हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द HDJI पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्पेशल गेस्ट, आई मीन स्पेशल गेस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निर्मल बाडिया। ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ RMC। RMC इंडिया की लार्जेस्ट जेमस्टोन एक्सपोर्ट कंपनी है। उसी के साथ साथ आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं रीजनल चेयरमैन ऑफ राजस्थान इन GJEPC, दैट इज जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ ICA, दैट इज इंटरनेशनल कलर स्टोन एसोसिएशन, और ज्वेलरी एसोसिएशन के भी 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं। मेरे को बहुत मज़ा आया इनसे बात करके आज। उन्होंने बहुत सारी बातें करी ऑन हाउ टू बिल्ड अ जेमस्टोन कंपनी, कैसे एक्सपोर्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, एक बिजनेस को किस तरीके से चलाना चाहिए, टीम के बारे में उन्होंने बहुत बात करी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे काम करना चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड होने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स हॉप राइट इनटू दिस एपिसोड। तो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन, सीतापुरा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आप। सीतापुरा जो है, आप तो आपका काम क्योंकि जेम सेंट्रिक है, तो मैं जेम से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ कि SDJI का और सीतापुरा जनरली, जो जयपुर का सीतापुरा एरिया है, उसका जेम्स की इंडस्ट्री पे कितना बड़ा एक योगदान अपन बोल सकते हैं। जो सीतापुरा जो अपनी जो एसोसिएशन है वो पूरे सीतापुरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। उसमें चाहे जेम्स हो चाहे ज्वेलरी हो। हाँ, जेम्स की फैक्ट्रियाँ बहुत कम लगी हुई है, वहाँ पे मेजर ज्वेलरी फैक्ट्री है और मेजर एक्सपोर्ट वहाँ का सारा ज्वेलरी का हो रहा है। हमारे जैसे एक्सपोर्ट करने वाले, कलर स्टोन का एक्सपोर्ट करने वाले 2-3 यूनिट ही वहाँ पे बड़े रूप में लगे हुए हैं। हमारी यूनिट बहुत पहले लग गई थी, जब सीतापुरा चालू एरिया था उस समय से हम जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन ने शुरू से लेकर आज तक बहुत ऐसे काम किए हैं जो जिससे सभी व्यापारियों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और जो सीतापुरा एरिया है वो जयपुर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वहीं पे चाहे सेज 1 हो, चाहे सेज 2 हो, चाहे EPIP हो, इवन जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट हो, चाहे जेम एंड ज्वेलरी का हॉस्टल हो, इवन जेम बोर्ड्स जो कि 2000 ऑफिस लेके आ रहा है जयपुर के अंदर, वो भी वही अलॉट हो रहा है। तो आने वाले समय में सीतापुरा एसोसिएशन का और सीतापुरिया का योगदान जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी जो यूनिट सीतापुरा में लगाई, तो फर्स्ट कलर स्टोन जेम स्टोन की यूनिट आपकी लगी थी, तो उसके बाद से आपने पूरे एरिया को डेवलप होते हुए अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग से आज तक और जो आगे होने वाला है, जैसे आप जेम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो जेम बोर्ड्स आई थिंक वो जो रिसेंट लैंड अलॉटमेंट हुई है एसोसिएशन को, चल रही है। हाँ, तो पहले तो वो जेम बोर्ड्स क्या है, उसमें जो ऑफिसेज आपने मेंशन करे कि जो बनेंगे, वो उससे पूरा बेनिफिट क्या होगा, और आपने अब तक जो डेवलपमेंट देखा है उसके। ये सीतापुरा एरिया के अंदर जो ये काउंसिल और ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर दोनों मिलके जेम बोर्ड्स बना रहे हैं, जिसके अंदर करीबन 2000 ऑफिस होंगे, कस्टम, बैंक सभी तरह होंगे, और सीतापुरा एसोसिएशन भी साथ के अंदर ही है। हम सब मिलके उस एरिया में डेवलप करने में लगे हुए हैं। सीतापुरा एसोसिएशन को इंडिविजुअल भी एक लैंड मिली है, जिसका ऑफिस सीतापुरा एसोसिएशन के अभी जयपुर में एक अलग से लैंड मिली है। वो अपनी ओन बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो सीतापुरा एसोसिएशन की पूरी उस एरिया के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों आने वाले टाइम में जेम एंड ज्वेलरी का हब बन चुका है। और ये एसोसिएशन के मार्फत हमारे लोगों को इतना इंटरनल जुड़ाव है कि किसी भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है तो हम साथ खड़े रहते हैं। कोई स्टोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो एक दूसरे के बारे में मालूम कर लेते हैं। और सारे ओपन है, ओपन हार्टेड है, एक दूसरे इंडस्ट्री के लिए सब में सहयोगी बने हुए हैं। उसी कारण आज देखिए जयपुर के अंदर सीतापुर इंडस्ट्री खां की खां ज्वेलरी के अंदर बढ़ चुकी है। इस साल 2023 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर हमारा जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करीबन 25% पीछे चल रहा है, लेकिन जयपुर ही ऐसा क्षेत्र है उसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट आज भी जयपुर का क्षेत्र एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसमें हमारी कोई कटौती नहीं हुई है। ओके, मतलब अगर वो कंट्री वाइज भी बात करें तो जयपुर डेवलपिंग ही है अभी भी। नहीं, मैं यदि जयपुर के बारे में बताना चाहूँगा तो मेरे को खुशी होगी कि आने वाले टाइम पे जेम स्टोन के बिना पूरा इंडिया के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर जयपुर को पन्ने की राजधानी कहते थे, और कलर स्टोन केवल जयपुर के अंदर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजर जाता था। अब आने वाले समय में जिस हिसाब से ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो जैसे कलर स्टोन का हब था, वैसे ही कलर स्टोन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का भी हब बनने जा रहा है। और आने वाले 5 साल के अंदर जो मेरे को भविष्य दिख रहा है कि जेम स्टोन का भविष्य तो अच्छा है ही है, लेकिन जेम एंड ज्वेलरी जो नए यंगस्टर्स आए हैं, उन्होंने जिस ढंग से नए डिजाइन, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए हैं और जो मशीनें लगाई है, तो एक इंडिया के अंदर एक बड़े क्षेत्र एक्सपोर्ट के रूप में उभर के निकलेगा। ओके,
जेमस्टोन जैसे कि अपन ये बात कर रहे हैं, इसी पे जेमस्टोन्स पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। इंडिया में उसकी ज्वेलरी भी ज़्यादा बिक रही है, उसका यूज़ ज़्यादा होने लगा। तो जेमस्टोन्स अभी चर्चा में है। आपको क्या लगता है कि ये जो जेमस्टोन्स की बढ़ोतरी अब तक आई है उसके बारे में, और जो आगे आपको फ्यूचर उसका दिखता है? जयपुर क्या है, 300 साल से ही जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री चल रही है जयपुर के अंदर। तो पहले कुंदन मीना की ज्वेलरी ज़्यादा बनती थी, पहले एमरल्ड का काम ज़्यादा होता था जी। लेकिन अभी कलर जेम स्टोन के अंदर करीबन 400 तरह के नए नए स्टोन्स आ गए हैं। तो जयपुर ही ऐसा एक क्षेत्र है पूरे इंडिया के अंदर जहाँ 400 तरह के कलर स्टोन्स बनते हैं, और जो ज्वेलरी के अंदर बिना कलर स्टोन के अंदर ज्वेलरी का लुक नहीं आता है। चाहे आज 2 करोड़ रुपये का भी डायमंड का सेट बनता है तो उसमें भी एक कलर स्टोन लगाना मोर और लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। करीब करीब 90% ज्वेलरी जो भी चलती है उसमें कलर स्टोन का योगदान रहता है, चाहे एक पीस लगे, चाहे मेले लगे, चाहे ज़्यादा लगे। और हर आदमी को एक सेट डायमंड ज्वेलरी के अंदर डायमंड का चाहिए तो उसके साथ में कलर स्टोन का चाहिए, और कलर स्टोन ज्वेलरी इज़ अफोर्डेबल ज्वेलरी कहलाती है। हमारी ज्वेलरी 1 लाख में मिल जाती है, 25,000 में मिल जाती है, 50 लाख में मिल जाती है, 2 करोड़ में मिल जाती है। तो अफोर्डेबल ज्वेलरी है, हर एज के लिए, हर पैसे वालों के लिए, मीडियम लोगों के लिए, सबके लिए उपलब्ध है। मतलब वो मास के में भी है, और डिफरेंट ऑफ कलर्स है जिसको मैचिंग फैशन ज्वेलरी, अभी जो नई इंडस्ट्री है, जो नए बच्चे हैं उनको फैशन के हिसाब से कलर मैचिंग चाहिए जी। तो हमारे पास 400 कलर का मैच है, वो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। और ये जयपुर ही ऐसी जगह है जहाँ आपको 400 कलर एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो जयपुर के अंदर जो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर काफ़ी कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कलर स्टोन ज्वेलरी का काम काफ़ी बढ़ रहा है। अभी कंपेयर करें तो अभी जो मैं सारे शो में जाके आया था, लॉस वेगास भी देखा, हांगकॉन्ग भी देखा, सभी सारे शो देखे हूँ, तो हमारे को जो फीलिंग आई है, अभी बॉम्बे शो भी होने जा रहा है, तो जो हमको फीलिंग आई है कि आने वाला नेक्स्ट 5 साल कलर स्टोन ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। हम लोगों को सबको मेहनत करें तो जयपुर एक और आगे बढ़ सकता है। ओके। ये तो अपन ने जेम्स की बात करी, इंडस्ट्री की, और जयपुर की बात करी। अब मेरे को बात करनी है आरएमसी के बारे में। मैं बता दूं कि आरएमसी आपकी कंपनी है जो आपने बनाई है। आरएमसी क्या करती है उसके बारे में आप मेरे को डिटेल में थोड़ा बताएं, और कैसे आपने शुरू करा उसके बारे नहीं, व्यापार तो इस जेम एंड ज्वेलरी व्यापार में मैं 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1980 से इस व्यापार में लगा हुआ हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब के साथ हमने व्यापार शुरू किया था। उसके बाद में जब हम सेपरेशन हुआ तो हमने अलग से कार्य शुरू किया। तो पहले हमारे मेजर इंपोर्ट्स का काम था, ठीक है। फिर हमने एक्सपोर्ट का काम चालू किया। एक्सपोर्ट में जब हम बाहर गए, माल लेके गए, तो वो क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलर सप्लाई की प्रॉब्लम आती थी, और सभी कस्टमर को चाहिए थी भाई ऑन फैक्ट्री चाहिए। तो हमने इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से इसको डेवलप किया, और हमने एक सीतापुरा के अंदर एक बिल्डिंग बना के बड़ी फैक्ट्री डाली। उसके अंदर सभी कलर स्टोन के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, और बेसिक हमने क्वालिटी बहुत इंप्रूव की। जो जयपुर में एक माइनस पॉइंट था, तो हम वर्ल्ड इंडस्ट्री से सीख के आए कि इसमें क्या अपनी जयपुर क्यों पीछे है। जब जयपुर में सब कुछ अवेलेबल है, कलर स्टोन अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, तो हम जब पूरा सर्वे किया, सर्वे में लगा केवल अपन कटिंग क्वालिटी के बारे में पीछे हैं और एक सप्लाई के पीछे हैं। तो सप्लाई के कारण ये था कि छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में था, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं था, तो वो डिलीवरी टाइम पे नहीं होती थी, लेबर छोटे छोटे लेबर थे। जैसे अब इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी है। जयपुर का कॉन्फिडेंस नॉट ओनली फॉर आरएमसी, इवन जनरल कंपनी पे भी कॉन्फिडेंस सब परचेजर का बढ़ गया है। हम लोगों पे आज जयपुर वाले कोई भी वर्ड बोलते हैं उसकी वैल्यू है। आरएमसी की वैल्यू तो स्पेशल है ही है, लेकिन इवन कोई जयपुर वाला भी कोई कमिटमेंट करता है उसकी वैल्यू है। और कलर स्टोन के अंदर जो कटिंग क्वालिटी है, आज पुराने 10 साल में आज में देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी है वो यहाँ जयपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कहीं से भी कि क्योंकि आपने यू द फर्स्ट पीपल, आप शुरुआती लोगों में से वो जिन्होंने उस स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के आए, कॉटेज इंडस्ट्रीज से इसको प्रॉपर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में चालू किया। और हमने फिर क्या किया, कलर ग्रेडिंग भी चालू की, AA, AAA के सिस्टम चालू किए, प्राइस लिस्ट चालू की। पहले सेमी में प्राइस लिस्ट नहीं होती थी, अब हम प्राइस लिस्ट सिस्टम बनाने लगे। AA, AAA इज़ नॉट परफेक्ट, बट मोटा आइडिया आता है भाई आपको A क्वालिटी चाहिए, AA चाहिए, AAA चाहिए, तो उससे आपको प्राइस जो कस्टमर को आइडिया आता है मेरे को बहुत ऊंचा लगाना है, गोल्ड ज्वेलरी लगाना है, और AAA यूज़ कर लेगा, सिल्वर में लगाना है, सिंगल A यूज़ कर लेगा। कलर हमने बहुत अच्छी तरह से उसको डिवाइड किए, और पूरी इंडस्ट्री जो क्वालिटी इंप्रूव है ना, जो हमारे लेबर्स ने मेहनत की यहाँ पे जयपुर के, जो क्वालिटी जो मेहनत की, और जो हमारे पुराने कारीगर भाई लोग थे उन्होंने नए बच्चों को सिखाया, और ये काम बहुत आगे बढ़ रहा है। क्वालिटी में हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, पॉलिशिंग में बहुत ऊपर आ चुके हैं,
और कलर स्टोन के बिना तो ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। यदि हमारा कलर स्टोन यदि व्यापारियों में नहीं जाएगा तो उसके अंदर ज्वेलरी बनने में बहुत दिक्कत आती है। तो कलर स्टोन की वैल्यू एक ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा है। चाहे डायमंड की ज्वेलरी बनती है उसमें भी जनरली कलर स्टोन लगता ही है। जी। ठीक है, जयपुर के अंदर मेजर एमरल्ड, तंजनाइट, रूबेलाइट ये ज्वेलरी ज़्यादा बनती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रूबी सफायर है वो भी हम इंपोर्ट करके यहाँ से बनाने लग गए। डायमंड हम बॉम्बे से मंगाने लग गए, तब डायमंड ज्वेलरी भी हमारी जयपुर से काफ़ी जाने लग गई। ओके ओके सर, आरएमसी की बात करते हुए आपने इसको अभी पहले तो मेरे को ये बताएं कि करंट जो आरएमसी का पूरा स्कोप है वर्ल्ड में, जो जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ आप एक्सपोर्ट करते हो, क्या आपका पूरा वर्क क्या रहता है आरएमसी को, वो बताएं। हमारा जो मेनली आरएमसी कलर स्टोन्स का प्रोडक्शन करती है, करीबन 150 डिफरेंट तरह के स्टोन्स बनाती है। मेजर हमारा एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक हमारा काम थोड़ा बहुत है, लेकिन 95% एक्सपोर्ट बेस के अंदर हैं। हम ब्लू टोपाज, टूरमोलिन, रूबेलाइट, मोर्गनाइट, एक्वामेरिन हर स्टोन में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इवन एमेथिस्ट गार्नेट का भी प्रोडक्शन है, लेकिन वो थोड़ा हमने कम कर दिया है। ठीक। लेकिन जो हम करीब करीब 150 स्टोन्स के जो भी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में माल बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में हम इंग्लिश डिलीवरी के हिसाब से हमारी कंपनी की रेपुटेशन है कि जो डिलीवरी डेट ली उस डेट पे क्वालिटी के साथ में माल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आई थिंक 99% वी आर सक्सेसफुल टिल टुडे। ओके वो बहुत मुश्किल है उन टारगेट्स को अचीव करना। नहीं, मुश्किल तो यदि आप पॉजिटिव वे में सोचें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती जी। यदि आपको टारगेट लेना है, आप उसकी प्री प्लान प्रॉपर करना पड़ेगा। आपको टाइमिंग के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, आपको प्लान प्रॉपर करना पड़ेगा, तो कोई भी ऑर्डर फेल नहीं होगा। यदि आपने ऑर्डर आने के बाद 2-4 दिन सुस्ती कर दी तो आपका ऑर्डर पूरा नहीं होगा। तो आपके हिसाब से कि मेरे को रूट समझ इम्प्लीमेशन है वो फास्ट चाहिए। आते ही काम को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या नहीं, आपका उस घर के स्किल लेबर्स है या नहीं, स्किल डिजाइनर्स है या नहीं, तो उनको कौन सा काम किस टेबल पे दिया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आदमी कारीगर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कार्विंग के लिए ये कारीगर अच्छा है, फेसेटिंग के लिए ये कारीगर अच्छा है, बीट्स बनाने के लिए ये कारीगर अच्छा है। तो हमने अलग अलग टीम डेवलप कर रखी है। इवन हमने कंपनियों के प्रोडक्ट के हिसाब से टीम डेवलप कर रखी है कि भाई इसको डबल ए क्वालिटी चाहिए तो डबल ए के लिए टीम है, ट्रिपल ए के लिए ट्रिपल ए टीम है, तो उस हिसाब से हम उसके लेबर भी चार्ज करते हैं। ओके, तो मतलब कि ये बात हो गई कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। आपका तो जेम स्टोन्स का काम है, कोई भी काम है, मान लो कोई और बिजनेस में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही लोगों को सही काम दोगे तो समय पर पूरा होगा और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा होगा। और एक रॉ मटेरियल का बैंक जरूरी है। इस कलर स्टोन के अंदर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, तो आपको रॉ मटेरियल का बैंक एक इन हाउस रखना पड़ेगा। जो आपके पास रेगुलर ऑर्डर आते हैं, सारी चीज़ बैंक तो पॉसिबल नहीं है, जो रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं उसका एक बिना उसका बैंक रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल बैंक। तो मतलब मैं ऐसे मानूं कि जेम स्टोन्स में भी एक जनरल जो ट्रेड होता है उसके अंदर आपको अपने पास इतना सामान रखना है, मतलब वो भी एक जनरल बिजनेस की तरह से वहाँ भी एक वो चल रहा है हिसाब किताब की, इतना माल आना चाहिए, बिल्कुल एस्टिमेट्स पे काम होगा। एस्टिमेट में इसमें ज्वेलरी कंपनी से ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। इसमें ओके। इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा रखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल चाहिए जब नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि मार्केट आपको ज्वेलरी के अंदर गोल्ड चाहिए जब मिल जाएगा, डायमंड चाहिए जब मिल जाएगा, लेकिन कलर स्टोन के अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए, जिस ऑर्डर जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उस क्वालिटी का रफ मिलना आपके इतना ईजी नहीं है, तो एक बैंक हमको बना के रखना पड़ता है। तो आप जो रफ स्टोन की बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन है आपका, हाँ, आपने कहीं से रफ स्टोन को सोर्स करा, तो उसके बाद वो स्टोन किस तरीके से चेंज होता है, उसका प्रोसेस क्या है? नहीं, रॉ मटेरियल तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, मेजर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। ठीक है। हम तो लेबर एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपर्टाइजेशन है, हमारे जो लेबर्स हैं, कारीगर्स हैं, उनका एक्सपर्टाइज को लेके, और हमारी फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है, मेरे हिसाब से हमारे आज ऑटोमेटिक प्लांट शायद इंडिया में हमारा ही लगा हुआ है जी, जो लार्ज प्रोडक्शन करता है, मास प्रोडक्शन करता है। हमारी 2 कंपनी, एक सिस्टर कंसर्न है जेन जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, तो दोनों मिलके हमारा काम है। मेन आरएमसी है और जेन जेम्स है, उसके अंदर हमारा ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है, तो मिलके काफ़ी हमारा एक्सपोर्ट करते हैं। हम ग्लास भी बनाते हैं, तो नेचुरल स्टोन भी बनाते हैं, तो ऊंचे से ऊंचे हाई एक्वामेरिन, हाई परेवा टूरमोलिन सारे स्टोन्स बनाते हैं। ठीक। आपने 40 इयर्स हो गए आपको करीब 40 बिजनेस करते हुए? मोर देन 43 ईयर्स। मेरे को ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, 40-43 साल तक आपने काम करा, लोगों को बिजनेस बने हुए दिख जाते हैं, है ना? अंदर क्या प्रॉब्लम सारी वो आपने फेस करी सारी, वो लोगों को नहीं पता। ऐसा कुछ टाइम आया था बिजनेस में जब आप बहुत डर गए हो, घबरा गए हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, डरने से तो कोई काम नहीं चलता है। बिजनेस के अंदर डरा हुआ बिजनेस तो बंद ही होता है। बिजनेस में हार्ड टाइम्स बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं,
जो उतार चढ़ाव के अंदर आदमी अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेवे वो गाड़ी सक्सेस होती है। तो ऑलवेज आप पॉजिटिव माइंड से काम करें तो भगवान भी साथ देता है, व्यापार भी साथ देता है, बिजनेसमैन भी साथ देते हैं, रिलेशनशिप भी साथ देती है। तो आपको इस बिज़नेस का मेन यही कि आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, वर्ड को मेंटेन करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब मेरे पास भी हार्ड टाइम आए, अभी कोविड के अंदर भी हार्ड टाइम आया तो एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया, कारीगरों को हमने जाना नहीं है, एक्सपोर्ट होना नहीं है, कारीगरों को होल्ड करना है। बड़ी मुश्किल से 15-15 साल से मेहनत करके कारीगर को तैयार किया है जी, उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, सीनियर स्टाफ को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तनख्वाह देने में भी तकलीफ़ है, बैंक की किस्तों जमाने में तकलीफ़ है। लेकिन वो भगवान, यदि आप पॉजिटिव रहते हो और एक्टिव रहते हो तो उसको सुनता है और आगे गाड़ी निकालते हैं। आज देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट गिर के वापस उसी पोजीशन में, जो पुराना एक्सपोर्ट था उसी पोजीशन पे आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। तो आपका वो एक टिप यही रहेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्ड वर्किंग। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्किंग। पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्किंग, क्वालिटी एंड डिलीवरी ऑन टाइम। ये 4 चीज़ आप ध्यान रखोगे तो कहीं आपको बिजनेस में दिक्कत नहीं है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, वर्किंग पूरी प्रॉपर करनी है, टीम वर्क बनाकर रखनी है, टीम को जोड़ कर रखना। मेरे पास जो भी वर्किंग कर रहे हैं करीब 10 साल से 30 साल के बच्चे अभी तक कंटिन्यू वर्किंग काम कर रहे हैं, 30 साल से आदमी काम कर रहे हैं साथ में। तो वी आर टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिलीवरी एंड क्वालिटी। प्राइस तो इम्पोर्टेंट है ही है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर आपकी कोई कमी नहीं है। और आने वाला समय जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेगा तो काम की कोई कमी नहीं है। काम इतना है कि करने वाला थक सकता है, काम की कोई कमी नहीं है जी। आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा, टीम को लेकर चलना पड़ेगा, टीम को आप एक बिजनेस का पार्ट मानना पड़ेगा, टीम को आप उतना ही इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी जितनी आपकी इंपॉर्टेंट है। जी, ठीक है। एक क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स की बात करी बिजनेस के अंदर, जो आपके फॉरेन मार्केट्स में क्लाइंट हैं, आपके जो ग्राहक हैं, वो भी बेस बहुत बड़ा है। आप उनसे, क्योंकि मेरे को लगता है कि जेमस्टोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक ट्रस्ट होना वेंडर टू वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो और क्या तो मेरा तो पर्सनल रिलेशनशिप में इस बिज़नेस के अलावा भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं ज्वेलर एसोसिएशन में 3 बार चेयरमैन रहा हूँ, यहाँ पे अध्यक्ष रहा हूँ। वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल कलर एसोसिएशन है उसका मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ। इसके डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो जेमन ज्वेलरी बना हुआ है मैं उसमें डायरेक्टर रहा हूँ। जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसमें राजस्थान का रीजनल चेयरमैन अभी हूँ, कंटिन्यू 30 टाइम्स हूँ। तो ऐसे ही जैन समाज की कई संस्थाएं उनमें जुड़ा हुआ हूँ। तो सोशल तो मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे पास जो टीम है, बैक टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, खाली जो काटिया टकती है उसमें आना पड़ता है। तो सोशल तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सबसे रिलेशनशिप है। ओके, तो मतलब वो आपके नेचर के अंदर है। नेचर के अंदर है। तो मेरा वो जो फॉरेन कस्टमर्स है उनसे भी मेरा वही रिलेशनशिप है, पर्सनलाइजेशन है। तो मेरे को बिजनेस में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं ट्रस्ट पे काम करता हूँ, प्राइस पॉइंट पे काम करता हूँ, क्वालिटी पे काम करता हूँ, डिलीवरी ऑन टाइम है। तो कस्टमर को क्या चाहिए? हाँ, वो तो सारी। और ज्वेलरी कंपनी के अंदर जो ऑर्डर्स देते हैं हम लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। क्या वो ज्वेलरी के जो रॉ मटेरियल होता है उसको बना के रखते हैं और मतलब हम जब जो उनके पास ज्वेलरी का ऑर्डर आता है तो हमको स्टोन का ऑर्डर देते हैं और वो ज्वेलरी बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो डिलीवरी डेट से 1 वीक 2 वीक पहले हमारा माल पहुंचता है, उनकी जो ज्वेलरी की डिलीवरी देनी। तो उधर वो ज्वेलरी बनाते हैं, इधर हम स्टोन बनाते हैं। तो राइट टाइम पे हमारे यदि स्टोन नहीं गया तो उनका ज्वेलरी का ऑर्डर फेल हो जाएगा, क्यों? हमारे पे बेस है, हमारे कमिटमेंट पे, हमारे ट्रस्ट पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सप्लायर्स है, कलर स्टोन का सप्लायर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके बिना उनका ज्वेलरी के ऑर्डर्स पूरे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं कि सिर्फ आपकी रेपुटेशन या आपकी कमिटमेंट पे नहीं आती, क्योंकि वो अगर वो डिले होती है तो आगे उसका हमारे कस्टमर का माल खराब, उनका भी नाम खराब होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है पूरी चेन को संभालने, सही से चलाने, सही से चलाए। जी। आरएमसी के अंदर सर कितने एम्प्लॉयज़ है, कितनी बड़ी टीम है आप? करीबन ऑल टुगेदर हम दोनों कंपनियां मिला के करीबन 1000 आदमी हमारी इन हाउस के अंदर। आपकी इन हाउस 1000 पीपल है और जाहिर सी बात है डायरेक्टली 1000 है तो इनडायरेक्टली भी काफ़ी हैं, लेकिन 1000 आदमी तो अंदर काम करते हैं और वो दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी, इज़ नॉट लेबर, नॉट वर्कर, इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी। उनके बिना हमको सक्सेस है ही नहीं। वो आरएमसी फैमिली है जी। तो आप जैसा बोल रहे हो कि आपके पास लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, उसका सीक्रेट क्या है? एक टीम को बांध के रखने का जो आपका प्रोसेस है वो कैसे वो मेंटेन हो सकता है? उसके लिए आपको एनवायरनमेंट वैसा देना पड़ेगा, वो सर्विस वैसे देनी पड़ेगी, एक सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, सैलरी के साथ आपको पोलाइट उनसे रिलेशनशिप भी रखनी पड़ेगी जी। यदि आप बॉस और लेबर का तरीका मान लिया तो वो कंपनी नहीं चलेगी। बॉस
और लेबर सब एक साथ है तो काम चलेगा। हमारी कंपनी में सबसे बात है, नीचे से लेके ऊपर तक टीम हम सब साथ बैठते हैं, साथ प्रोग्राम करते हैं, साथ में हम कई प्रोग्राम ऐसे करते हैं जिसमें साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ मैनेजमेंट में जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट, हम सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ बैठ के रहते हैं। तो हमारे जो पर्सनलाइज जस्ट फैमिली, हमको लगता ही नहीं है कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको नहीं लगता कि ये मेरे बॉस है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे ये काम करने वाले हैं। तो वी आर ऑल टुगेदर ग्रोइंग टुगेदर। कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, सबका फायदा होता है। उनके एक मोटरसाइकिल आएगी तो मेरे 100 मोटरसाइकिल आएगी, उनकी एक गाड़ी आएगी तो मेरे 10 गाड़ी आएगी। जी जी जी, तो उनका भी सोच के चलना बहुत। बिल्कुल, यदि उनको ग्रो नहीं होने दिया तो आप भी ग्रो नहीं होंगे। जी सर, अभी आपको एक अवार्ड से एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको मिला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 40। वो अवार्ड, उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताएं। ये JNA हांगकांग के अंदर एक ज्वेलरी जो शो, सितंबर शो ऑर्गेनाइज करती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये हर साल एक अवार्ड देती है। तो मेरे को ये पहला भी सौभाग्य मिल चुका है। मेरे को मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर्स द वर्ल्ड वाइड उन्होंने अवार्ड्स दिया था। अभी उनके 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो 40 अवार्ड पूरे वर्ल्ड की कंपनी को 40 जनों को सेलेक्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी 5-6 कंपनियाँ होंगी। तो कलर स्टोन्स के हिसाब से हमारे को स्टोन को उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो सितंबर के अंदर बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और वो अवार्ड हमको सितंबर के अंदर हांगकांग के अंदर दिया जाएगा। वर्ल्ड की केवल 40 कंपनियां हैं, 40 साल उनके पूरे हो रहे हैं, तो 40 अवार्ड वो दे रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जयपुर को ये अवार्ड मिल रहा है। मेरे को तो बहुत हैप्पी हूँ। ये कंपनी का नाम तो ऊपर होता ही है, हमारे जयपुर का नाम भी ऊपर होता है, तो बड़ी खुशी की बात है। आपकी, मेरे को दिख रहा है कि आपकी हर कॉन्वर्जेशन में जयपुर आ रहा है। आप अपने रूट्स मेरा क्या है, ट्रेड कैसे बढ़े, जयपुर कैसे बढ़े, ट्रेड कैसे बढ़े, लेबर कैसे बढ़े, व्यापारी कैसे बढ़े। तो मैं तो खूब काम कर लिया और मैं ट्रेड के लिए ऑलवेज रेडी रहता हूँ। मेरे को पूरे जयपुर के अंदर सब जानते हैं कि कोई भी काम हो तो दे आर रेडी फॉर ट्रेड। ओके ओके। उसी के साथ बहुत सालों से यू हैव बीन अवार्डेड, आप इंडिया के लार्जेस्ट जेमस्टोन एक्सपोर्टर रहे हो। हाँ जी, है ना। मैं कलर स्टोन का काफ़ी जयपुर से एक्सपोर्ट है ये मेरा। और जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से मोर देन हाईएस्ट एक्सपोर्ट का मोर देन 10 टाइम्स अवार्ड मिल चुका है। IDCA USA ने मेरे को जेम डिलर टिकट भी दिया है। काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो अवार्ड्स तो ठीक है, ये तो एक मन की खुशी है, लेकिन रियल काम में आगे आएगा। और जो हमारी सत्यता से आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, तो कोई अवार्ड्स की कमी नहीं रहेगी। तो इसी अवार्ड जो अब ये जाहिर हो गया इस्टेब्लिश कि आपका जो पूरा एक्सपोर्ट के अंदर काम है इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा। इसी के साथ क्या होता है, जब आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे आएंगी, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे क्योंकि एक्सपोर्ट जब अपन देख रहे हैं तो और जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं कंट्री के अंदर, वो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। उसी के साथ जैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट्स के अंदर, नेशन डेवलपमेंट में आपका हाथ है, स्टैंडर्डाइजेशन जो आपने कर दिया वो स्टैंडर्ड बन गया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती है और उनको आप कैसे फेस करते हैं? वो तो बहुत अच्छा आता है कि हमारे जितने भी जयपुर वाले हैं, हम उनके साथ ओपन हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं, मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं, मार्केट शेप्स की बात करते हैं। फ्यूचर में ये शेप चल रहे हैं, ये साइज चल रहे हैं, ये प्राइस का रेंज चल रहा है, तो हम आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो उससे ज़्यादा कोई गलत माल नहीं बने। और जो मार्केट कहाँ जा रहा है, वो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे जो भी व्यापारी लोग हैं, पूछते हैं, हम आपस में सारा आदान प्रदान करते हैं कि भाई आने वाला फ्यूचर इस चीज़ का है। और मेरे को तो कलर स्टोन का फ्यूचर नेक्स्ट 5 साल तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी डायमंड से पब्लिक का झुकाव थोड़ा कलर स्टोन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अच्छी टाइम है, इसको राइट टाइम पे कैश करने का टाइम है जी। ये कलर स्टोन का जो रुझाव पब्लिक का जा रहा है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो उसको अपन को जयपुर की अपॉर्चुनिटी मिली है। आने वाले 5 साल में अपन को अपॉर्चुनिटी कैश करनी चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक छिड़ गया तो मैं इसी पे पूछता हूँ आपसे। जो अभी करंट, जैसा आपने बताया कि ग्रोइंग है, तो करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है उसके अंदर आप मान लो कि सब कुछ आ गया, जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स आ गए, जैसे आपकी कंपनी और भी जो कंपनी है, काफ़ी कंपनी है। हाँ, एक्सपोर्टर्स आ गए, जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं वो आ गए, गवर्नमेंट आ गई कहीं ना कहीं क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट का इंडिया में, उसकी हेल्थ कैसी है? 2 तरीके से, 2 पैरामीटर पे, कि एक तो फ्यूचर में, जैसा आपने बोला कि उसका आंसर तो मुझे कहीं ना कहीं मिल गया कि हेल्थ इसलिए अच्छी होगी कि आगे काम बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो एक तो कि फ्यूचर कैसा है, दूसरा उसका पैरामीटर कि आज की डेट में कोई भी काम कर रहा है तो कितना ईज ऑफ वर्क कितनी है, कितना मुश्किल है वो या फिर कितना आसान है। तो उस हिसाब से हेल्थ कैसी है एक्सपोर्ट।
नहीं, एक्सपोर्ट की और कलर स्टोन की और ज्वेलरी की दोनों का ही बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सब चीज़ हैं। और जयपुर के अंदर सभी तरह की अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूट भी तैयार हो गए हैं लर्निंग के लिए। हमारा जयमे ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन का भी इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर साथ में हॉस्टल की व्यवस्था भी है। उसके अलावा जयपुर के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी काफ़ी हो गए हैं जो सिखा रहे हैं। और हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जो सीखने वाले बच्चे आते हैं उनको भी हम काम सिखाते हैं। तो एक वो प्लस पॉइंट है कि जयपुर के अंदर जो डिजाइनर्स तैयार हो रहे हैं स्टोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, सारे कारीगर तैयार हो रहे हैं। फिर भी आने वाले टाइम में एक लेबर की प्रॉब्लम दिख रही है हमको, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे आगे जाके दिक्कत नहीं आवे। लेबर की क्या प्रॉब्लम है? मतलब लेबर्स की शॉर्टेज जो आने वाले समय जिस हिसाब से काम बढ़ रहा है उस हिसाब से न्यू जनरेशन इस लेबर में नहीं आ रही है, तो उनको हमको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। जब तक इंसेंटिव अच्छा नहीं देंगे तो नए लेबर स्टेट के अंदर नहीं आ रही है। वो एक इस प्रोजेक्ट में चैलेंज है, इस बिजनेस में एक चैलेंज आ रहा है। और एक रॉ मटेरियल का चैलेंज आता है, कभी रॉ मटेरियल मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, कुछ कुछ चलेगा, उसका ऑलवेज पॉजिटिव रंग से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का तो हमेशा ही रहेगा तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको, वो तो सॉल्यूशन। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस का पार्ट है, वो सोल्यूशन निकालना ही मेन बिजनेस। सॉल्यूशन इज द मेन पार्ट। ओके, अभी अपने अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे और मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरे को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो अवार्ड्स के बारे में अपन ने काफ़ी बात कर ली, पर ऐसे मेरे को कोई की मोमेंट्स हुए होंगे आपके करियर में जो आपको कोई ऐसे 5 पॉइंट्स हुए होंगे करियर में जो आपको याद है कि हाँ ये इस पॉइंट पे मुझे आगे लगा कि हाँ ये कुछ हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, कुछ बड़ी चीज़ हुई। तो वो कुछ आपको पॉइंट्स याद है, कुछ ऐसे करियर के हाईलाइट्स? ठीक है, पहला अवार्ड मेरे को कौंसिल से मिला, जयमे ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जी, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। श्री नरेंद्र जी मोदी ने गुजरात के अंदर मेरे को एक अवार्ड दिया सूरत, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। फिर अपन बात करें यूएसए गए, तो यूएसए के अंदर एक IDAC बना हुआ है, इंडियन डायमंड कलर एंड कलर स्टोन एसोसिएशन जी, उसके अंदर मेरे को जेम डीलर का डिकेट का अवार्ड दिया। फिर हांगकॉन्ग के अंदर मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर JNA ने अवार्ड दिया। और कलर स्टोन के जो रेगुलर काउंसिल है वो मेरे को अवार्ड दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट से अवार्ड मिलते रह रहे हैं। तो ये आपको इनडायरेक्टली प्रोत्साहित करते हैं काम बढ़ाने के लिए, ये आपको एक अच्छा फीलिंग देते हैं। तो ये ऐसे पल है जिनको भूला नहीं जा सकता जी। बिजनेस के अलावा आपका बाकी शौक क्या है? मेरा सोशल मीटिंग्स वो मेरा हॉबी है। और जैन समाज के लिए भी काम करता हूँ, जनरल समाज सब अन्य समाज के लिए भी काम करता हूँ, वैश्य समाज के लिए भी काम करता हूँ। और ज्वेलर्स के लिए तो मैं 24 आवर्स रेडी हूँ, कोई भी काम बताओ तो मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ और सबके काम में भी आता हूँ। अब आपका इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं गाइडिंग रोल बन गया, सीनियर? और सीनियर तो नहीं है लेकिन एवरीडे सीखने को होता है, लेकिन फिर भी जो मेरे को आता है वो मैं सबको गाइड करता हूँ। ओके, तो बहुत सारी बातें हमने कर ली आज, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जाहिर सी बात है जो लोग जेम इंडस्ट्री माना जाता है उनके लिए तो गोल्ड माइन बातें हुई हैं आज, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें टच करी हैं हमने, और आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सर। कभी भी इंडस्ट्री के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सीखना हो, कोई चीज़ क्वेश्चन करना हो, तो आई एम ऑलवेज रेडी। Thank you so much, sir. We'll wrap this episode up now, and I'll see you in another. थैंक यू।